नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, रीट लेवल सेकंड के लिए इंग्लिश के हमारे टॉपिक चल रहे हैं और आज उसका लास्ट टॉपिक करवा रहे हैं। उसके बाद लेवल फर्स्ट के इंग्लिश के टॉपिक करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण। जब कोई बीमारी होती है तो उसका उपचार किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। तो बच्चों के माइंड के अंदर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, वो अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, किसी को राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उन प्रॉब्लम का सल्यूशन करना क्या कहलाता है? रेमेडियल टीचिंग। कि एक लर्नर को किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो उसी को रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो देखते हैं क्या है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग इज टू आइडेंटिफाई द स्लो लर्नर। एक स्लो लर्नर को आइडेंटिफाई करना कि सबसे पहले क्लास में से उन स्टूडेंट्स को चुनना है जो कि सीखने में थोड़े पिछड़े हुए हैं, अच्छे से वो कैच नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना। उनको पहले तो पहचान होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि ये बच्चे सीखने में थोड़ा पिछड़े हुए हैं। उसके बाद प्रोवाइड देम विद नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस। उसके बाद उनको एक क्या हेल्प देनी है, हमने क्या गाइडेंस देनी है, ठीक है, किस तरीके से उनको हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, कैसे उनको वापस बाकी स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं, एंड हेल्प देम ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनको निजात दिलाना, छुटकारा दिलाना, यही है रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग समझ गए कि पहले तो स्लो लर्नर को आइडेंटिफाई करना कि जो सीखने में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, पहले उसको पहचानना और उसके बाद उनको नेसेसरी गाइडेंस देना और उनकी प्रॉब्लम को, उनकी शॉर्ट कमीज को दूर करना, यही है रेमेडियल टीचिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है to give additional help to people who have fallen behind। मतलब जो बच्चे पिछड़ गए हैं, जो बच्चे क्लास से पीछे रह गए हैं। मान लो एक क्लास में आपने टेबल करवा दी है 15 तक और उसमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं, 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो 5 तक की टेबल आती है, तो उनको हम कहेंगे पिछड़े हुए। बाकी क्लास की मेन स्ट्रीम से वो पिछड़ गए हैं। तो बाकी को वर्णमाला पूरी आ गई है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ स्वर आए हैं, व्यंजन नहीं आए हैं, तो वो क्या है? फॉलन बिहाइंड स्टूडेंट है, लेट ब्लूमर्स हैं। उनको हम लेट ब्लूमर्स कह सकते हैं, फॉलन बिहाइंड स्टूडेंट कह सकते हैं। तो वो पिछड़े हुए बालक हैं, उनको एडिशनल हेल्प देना, किसी भी तरीके से उनको एडिशनल हेल्प देना। मतलब क्लास में जो चल रहा है, जो क्लास रूटीन में चल रही है वो तो चल ही रही है, इसके अलावा उन जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, वो जो पिछड़े हुए बालक हैं, उनको वापस क्लास में कैसे लेके आना है, दूसरे बच्चों के साथ कैसे लेके आना है। तो यही रेमेडियल टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। टू अंडरस्टैंड थ्रोली द स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेसेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मतलब जो लर्नर्स हैं उनके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या कमी है, कौन से फील्ड में उनके अंदर कमी आ रही है, किस चीज की कमी है, और ये भी पहचानना कि ये क्या कर सकता है, ठीक है, इसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इसकी खूबियां क्या है, ये भी रेमेडियल टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। टू ब्रिंग लेट ब्लूमर बैक टू मेन स्ट्रीम क्लास, सेम ही चीज है, वही बात है कि जो लेट ब्लूमर्स हैं उनको वापस मेन स्ट्रीम में लेके आना। इट लीड्स द लर्नर फ्रॉम देयर प्रेजेंट पोजीशन टू ग्रेटर अचीवमेंट। मतलब कोई भी लर्नर है जो प्रेजेंट पोजीशन में है, उसकी प्रेजेंट पोजीशन से उसको ग्रेटर अचीवमेंट की ओर लेके आना। कि बच्चे की आज वर्तमान स्थिति क्या है, उस लर्नर की वर्तमान स्थिति क्या है, उससे उसको अचीवमेंट तक लेके जाना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है रेमेडियल टीचिंग का। नेक्स्ट है इट क्लियर्स द डाउट ऑफ लर्नर्स, यानी कि टू क्लियर द डाउट ऑफ लर्नर्स इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग। मतलब उनके जो डाउट्स हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको रेक्टिफाई करना, उनको क्लियर करना, ये भी रेमेडियल टीचिंग। इट रिमूव्स द इमोशनल डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर। जब बच्चा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ जाता है, वो सीखने में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, तो वो इमोशनली भी बैकवर्ड हो जाता है, ठीक है, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके माइंड में ये चलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तब उनको क्या है, रेमेडियल टीचिंग से सिखाया जाता है कि ये देखो, अगर आप ये कर सकते हो तो दूसरा भी कर सकते हो। मतलब उनकी जो इमोशनल डिफिकल्टीज है, कि एक लर्नर जो है इमोशनली पिछड़ जाए तो फिर वो आगे नहीं आ सकता, उसके मन में बैठ जाता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उनकी जो इमोशनल डिफिकल्टीज है उनको भी रिमूव करना। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और एक वीक स्टूडेंट है जो पिछड़ा हुआ है, वो अपने आप को कंपेयर करता है उससे कि ये बंदा इतना कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, तो वो इमोशनली उससे पिछड़ जाता है। तो
उनके जो इमोशनल डिफिकल्टीज हैं उनको रिमूव करना भी रेमेडियल टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो प्रोसेस में क्या इंक्लूड है कि रेमेडियल टीचिंग करवाई कैसे जाती है। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। किसमें? जो फॉलन बिहाइंड स्टूडेंट है, जो मेन स्ट्रीम से पीछे रह गए हैं, उन बच्चों के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम को पहचानते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, टीच करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उसके बाद उनका टेस्ट लेते हैं कि जो चीज़ हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसने सीख ली। जो पिछड़ा हुआ बालक था वो मेन स्ट्रीम में आ गया या नहीं आ गया, तो इसका भी टेस्ट लेना पड़ता है। टेस्ट लेके पता चलता है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, टीचिंग तो बाद में करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में क्या कुछ पहचानना होता है हमें कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, मतलब वो अगर कुछ सीख रहा है तो किस तरीके से सीख रहा है, तो उसी स्टाइल में, या हमें उसका कई बार बच्चे का सीखने का तरीका भी गलत हो सकता है, तो कई बार हमें उसका स्टाइल चेंज करना पड़ता है कि इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करो, तो वो होता है लर्निंग स्टाइल। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग नीड्स, कि उसको क्या सीखने की जरूरत है। जैसे आप किसी को मल्टीप्लिकेशन सिखाना चाहते हैं, ठीक है, और उसको टेबल्स आते नहीं है, तो सबसे पहले उसकी लर्निंग नीड्स क्या है, टेबल्स। उसकी जरूरत देखेंगे कि इसको इतने से लेकर इतने तक की टेबल्स अगर आ जाएं, पहाड़े आ जाएं, तो क्या है वो कैलकुलेशन कर सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। तो उसकी लर्निंग नीड्स क्या हुई, पहले ये देखना कि इसे सीखने से पहले इसको क्या सीखना होगा, क्या सीखने की उसको जरूरत है, तो उसका सीखने का तरीका क्या है, उसकी सीखने की जरूरत क्या है। उसके बाद लर्निंग एबिलिटीज, मतलब उसके अंदर सीखने की योग्यता क्या है, मतलब उसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या चीज जल्दी से सीख सकता है और कैसे सीख सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है। और उसके बाद इंटरेस्ट, कि उसको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, उसी तरीके से हम उसको सिखा सकते हैं कि इसका अगर लिखने में इंटरेस्ट है तो इसको लिखकर सिखाया जा सकता है, अगर इसका बोलकर सीखने में इंटरेस्ट है तो बोलकर सिखाया जा सकता है, तो उसका इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम के अंदर हमें ये भी चेक करना होता है कि उसका सीखने का स्टाइल गलत हो सकता है, उसकी लर्निंग नीड्स। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि उसको कुछ जरूरत है सीखने की, वो नहीं सिखाया गया है, लेकिन उसको उसके से आगे का मैटर करवाया जा रहा है। उसके बाद उसको टीच करना और टेस्ट लेना, यही होता है रेमेडियल प्रोसेस में, रेमेडियल टीचिंग प्रोसेस में यही होता है। अब देखिए क्या है रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटेजी, मतलब कुछ प्लान बनाए जाते हैं, कुछ प्लान्स बनाकर बच्चों पर लागू किए जाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, उससे क्या है कि वो बच्चा सीख पाता है। तो क्या क्या है, तो एक है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम ये होता है कि पूरी क्लास में हम कुछ पढ़ा रहे हैं और पूरी क्लास उसको समझ रही है, उसमें से क्या एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा है या दो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो क्लास खत्म हो गई, उसके बाद अगर टीचर के पास फ्री टाइम है, ठीक है, किसी भी टाइम या किसी भी तरीके से उसको अलग से पर्सनली बिठाकर पढ़ाया जाना, उसको इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी स्कूल में एक टीचर की ड्यूटी लगा दी कि इस बच्चे के अंदर ये कमी है और इसको आपने दूर करना है, किसी भी टाइम उसको बुलाकर इसको सिखा देना है, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटेजी ये होती है। सेकंड है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम का मतलब है कि जो साथी हैं उसके, जिस ग्रुप में वो रह रहा है, तो उस ग्रुप के बच्चों को ये कहना कि आप इसकी सहायता करें, इसको नहीं आ रहा है तो आप इसको थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करें, तो इसको बोलते हैं पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। कि जिस ग्रुप में वो रह रहा है, 4-5 बच्चों की टोली में वो रह रहा है, और उन्हीं बच्चों को क्या देना कि इससे क्या है, इसको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, इसको समझा देना। तो ये पीयर सपोर्ट प्रोग्राम होगा कि साथियों ने मिलजुल कर काम करवा लिया। ओके, नेक्स्ट है रिवार्ड स्कीम। बच्चे को लालच दे देना रिवार्ड के लिए, ठीक है, कि तुम्हें इनाम दिया जाएगा, ठीक है, अगर कल तक ये याद कर लोगे या क्लास में जो फर्स्ट आएगा उसको एक नोटबुक मिलेगी, एक पेन मिलेगा, या कुछ भी रिवार्ड स्कीम अपने दे देते हैं बच्चों को, तो उससे क्या है वो सीखने की कोशिश करता है कि मैं सबसे ज्यादा नंबर लेके आऊँ, ठीक है। या किसी वीक स्टूडेंट को हम कह देते हैं कि मेरे को कल इतने से लेकर इतने तक की टेबल सुना देना, या ये चीज याद करके सुना देना, या ये
कैलकुलेशन करके दिखा देना, तुम्हें ये इनाम दूंगा। तो इससे भी बच्चे पर काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उसको रिवार्ड स्कीम से। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड रिकॉर्ड ऑन लर्निंग। बच्चे का मूल्यांकन करते रहना और उसका रिकॉर्ड रखना अपने पास कि आज मैंने इसको ये टॉपिक करवाया था, आज इसने इतना कर लिया, इतने मार्क्स इसके आगे हैं। धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं, इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना कि आज इतना हुआ था, कल इतना हो गया, उसके बाद इतना हो गया। तो इस तरीके से असेसमेंट करना क्या कहलाता है, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आता है, इसको बोलते हैं असेसमेंट एंड रिकॉर्ड ऑन लर्निंग, लर्निंग में रिकॉर्ड। हाँ देखिए नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन विद टीचर्स। कई बार स्टूडेंट को डिफिकल्टी आ रही होती है लेकिन वो डर से टीचर से नहीं पूछता कि टीचर मुझे क्लास में डांट ना दे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, वो डरते हुए कुछ पूछता नहीं है। तो टीचर्स के साथ अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठा के कि टीचर खुद कह दे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से आकर पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो कहीं भी जब भी मैं फ्री बैठा हूँ या जब भी आप चाहो मुझसे आकर पूछ सकते हो। तो वो होता है कोऑर्डिनेशन कि अपनी डिफिकल्टी बता देना कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग प्लान। फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग प्लान क्या है कि आप पूरी रूपरेखा तैयार कर लें कि हम इन बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो किस तरीके से शुरू करना है और किस तरीके से उनको क्या सिखाना है, इसकी पूरा प्लानिंग बना के लेके जाना, फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग प्लान होता है। नेक्स्ट है होमवर्क। एक होमवर्क डिजाइन करना जिससे उनकी डिफिकल्टी दूर हो सके। रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत क्लास में तो हम सभी को करवा ही रहे हैं, क्लास में तो सभी को करवा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होमवर्क देना बच्चों को जो कि फॉलोइंग बिहाइंड है, जो पिछड़े हुए बालक हैं, उनके लिए अलग से कुछ होमवर्क देना, ठीक है, ये भी रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट है क्यूरिकुलम अडेप्टेशन। क्यूरिकुलम अडेप्टेशन का मतलब है पाठ्यक्रम अपनाना, ऐसा पाठ्यक्रम अपनाना जिससे उनकी डिफिकल्टीज दूर हो सकें। तो ये टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत भी आती हैं, ये सारी स्ट्रेटजी टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत भी आती हैं, रेमेडियल टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत भी आती है कि ये विशेष रूप से जो पिछड़े हुए बालक हैं उनके लिए हम इन स्ट्रेटजीज को अपनाकर क्या है उनको अच्छे से सिखा पाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। जो पिछड़े हुए बालक हैं उनको कई वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया है कि किस तरीके से पिछड़े हुए हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो होते हैं जो कि मेन स्ट्रीम से पिछड़े हुए हैं। तो पहले टाइप के होते हैं मेंटली एक्सेप्शनल, मानसिक रूप से पिछड़े हुए। मानसिक रूप से पिछड़े हुए क्या है, एक होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये मानसिक रूप से पिछड़े हुए नहीं है, ये कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, इनको बोलते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। हालांकि इस कैटेगरी में लिखा गया है गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं कुशाग्र बुद्धि वाले, तेज दिमाग वाले। बैकवर्ड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन वो होते हैं जिनके अंदर बुद्धि तो है लेकिन किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, किसी ना किसी कारण से वो पिछड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन। मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन होते हैं मंद बुद्धि, ठीक है। मंद बुद्धि मतलब उनके अंदर दिमाग ही कम होता है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको समझ ही नहीं आता, दिमाग इनके अंदर। बैकवर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं इनके अंदर माइंड तो होता है, बुद्धि तो होती है, ठीक है, बाकी बच्चों की तरह, लेकिन वो किसी न किसी कारण से पीछे रह जाते हैं। और मंद बुद्धि बालक होते हैं जिनके माइंड में डिफेक्ट होता है, तो उनको समझ ही कम आता है, उनको बोलते हैं मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है सोशली एक्सेप्शनल। सोशली एक्सेप्शनल का मतलब है सामाजिक रूप से पिछड़े हुए। तो 2 प्रवृत्तियां होती हैं, 2 तरह के बालक होते हैं। एक तो डेलिक्वेंट्स, डेलिक्वेंट्स मतलब अपराधी बालक, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक। और नेक्स्ट है ड्रग एडिक्ट्स, नशा प्रवृत्ति वाले। डेलिक्वेंट्स अपराधी बालक और ड्रग एडिक्ट्स नशा प्रवृत्ति वाले, ये सोशली एक्सेप्शनल होते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए। नेक्स्ट है फिजिकली एक्सेप्शनल, जो शारीरिक रूप से पिछड़े हुए हैं। शारीरिक रूप से पिछड़े हुए बालक क्या कहलाते हैं, फिजिकली एक्सेप्शनल, ओके। इसमें आ जाते हैं डीफ एंड डम, गूंगे और बहरे। डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अपाहिज, किसी न किसी तरीके से अपाहिज बच्चे जो होते हैं, का हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, इस तरीके से जो अपाहिज बच्चे आ जाते हैं वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद विजन इम्पेयरमेंट, मतलब जिनके अंदर दृष्टि दोष होता है, जिनको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी पिछड़ जाते हैं क्लास से, उनको बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है ढंग से समझ नहीं आता है, तो वो भी पिछड़ जाते हैं, उनको बोल देते हैं फिजिकली एक्सेप्शनल।
ठीक है, चिल्ड्रन विद विजन इम्पेयरमेंट, और नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद डिफेक्टिव स्पीच, उनको बोलने में हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स इनमें होती हैं वो फिजिकली एक्सेप्शनल होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में होते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, रेमेडियल टीचिंग का लास्ट स्टेप जो है टेस्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या था प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफिकेशन करना, तो पहचान मैंने बता दी थी कि किस तरीके से करेंगे। उसके बाद है टीच करने के लिए मैंने रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटेजीज आपको बता दी हैं कि रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या है। अब उसके बाद है टेस्ट। टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक है अचीवमेंट टेस्ट और दूसरा है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट जो कि रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं क्यूमुलेटिव टेस्ट, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 तरह के याद रखने, अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब देखिए, अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है, इट मेजर्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये पूरी प्रोसेस को मेजर करता है कि लास्ट के अंदर इसको कितना आ गया है, पूरी प्रोसेस को मेजर करता है कि पूरे सिलेबस को मेजर करता है। उसके बाद एक लास्ट में टेस्ट लिया जाता है कि इसने क्या अचीवमेंट हासिल की है, मतलब एक क्लास पास कर लिया है तो अचीवमेंट मिल गई उसको। तो ये पूरी प्रोसेस को मेजर करता है, जबकि इट मेजर्स ओनली वन एरिया ऑफ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम के किसी एक पर्टिकुलर एरिया को मेजर करता है। ठीक है, मतलब नैदानिक शिक्षण जो टेस्ट है, परीक्षण जो है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया को जांचता है कि इसको ये चीज आ गई या नहीं। इसका टॉपिक छोटा होता है, वो करवाया और उसको वो समझ आ गया या नहीं आ गया, जो प्रॉब्लम उसको आ रही थी वो सही हुई है या नहीं। नेक्स्ट है इट इज कंप्लीट इन नेचर, इट इज इनकम्प्लीट। ये कंप्लीट होता है क्योंकि पूरी प्रोसेस को मेजर करता है, तो अपने आप ये कंप्लीट टेस्ट होगा। और ये इनकम्प्लीट होता है, आज क्लास में टेस्ट दे दिया और कल ठीक है वो टेस्ट ले लिया, आज टॉपिक दे दिया कल वो टेस्ट ले लिया, तो पूरा सिलेबस तो नहीं हो गया ना, या उसकी वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है, उस एरिया से रिलेटेड सारी जानकारी नहीं उसको मिली है, तो इट इज इनकम्प्लीट। नेक्स्ट क्या है, स्कोर इज इंपॉर्टेंट। इसमें स्कोर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पूरा परीक्षण हो रहा है, पूरी प्रोसेस को जांचा जा रहा है, तो लास्ट में हमें स्कोर इंपॉर्टेंट है कि हमें कितना आ गया, उसकी स्कोरिंग ग्रेडिंग जरूरी है। ठीक है, उसके बाद स्कोर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब टीचर जो प्रॉब्लम बच्चे के अंदर देख रहा था उसको सॉल्व करना चाहता था, उसका मेन एम यही होता है कि उसको वो चीज करनी आ जाए, उसको मार्क्स देने की जरूरत नहीं है कि ये चीज उसको समझाना चाह रहा है और उसको समझा दी, उसकी वो प्रॉब्लम दूर कर दी। तो इस टेस्ट में क्या है, बाद में वो टीचर करवा के देखता है, अगर उसने कर लिया तो उसमें स्कोर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्कोर इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इट इज क्वांटिटेटिव टेस्ट, इट इज क्वालिटेटिव। ये जो है मात्रात्मक है, ठीक है, वो गुणात्मक होता है। ठीक है, कि कितनी मात्रा में उसको आ गया है और कौन सी क्वालिटी उसके अंदर डेवलप हो गई है, तो वो क्वालिटेटिव टेस्ट है। नेक्स्ट है इट हैज अ फिक्स टाइम। एक एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ गया और 3 घंटे के अंदर पूरा करना है, इसका फिक्स टाइम होता है। इट हैज नो फिक्स टाइम, जो प्रॉब्लम टीचर ने लर्नर को दी है, उसका टेस्ट ले रहा है, उसको टाइम दे देता है कि करके दिखा दे इसको, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता। उसके बाद इट इज फॉर्मेटिव एंड सिमुलेटिव टेस्ट। ये फॉर्मेटिव भी होता है और सिमुलेटिव भी होता है, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मुलेटिव टेस्ट होता है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो फॉर्मुलेटिव टेस्ट होता है। अ वाइड एरिया कंटेंट इज प्रेजेंटेड, इसमें वाइड एरिया कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है, पूरी बुक को प्रेजेंट किया जा सकता है, कुछ 5-6 चैप्टर्स को प्रेजेंट किया जा सकता है, तो वाइड एरिया होता है। इसका प्रॉब्लम सेंट्रिक कंटेंट, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उतना ही कंटेंट लिया जाता है कि कल यहां से लेकर यहां तक तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपने याद करना है या ये समझना है, तो ये प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है और ये वाइड एरिया कंटेंट होता है। इसमें इट इज इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, और वो डिपेंड करता है अचीवमेंट टेस्ट पर कि कितनी उपलब्धि हासिल हो गई है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने रेमेडियल टीचिंग में आपको डिफरेंस भी बता दिया, मैंने आपको प्रोसेस भी बता दी, रेमेडियल टीचिंग क्या है ये भी बता दिया। तो हमारा रेमेडियल टीचिंग जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ साथ आपके रीड के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। इन्फ्रेंस का एक टॉपिक मैंने डाला हुआ है, उसके क्वेश्चन भी करवाने हैं, और कुछ फॉलिसीज रह गई थी। ठीक है, तो वैसे मैंने इंपॉर्टेंट फॉलिसीज करवाई थी उसमें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि टोटल कंप्लीट करवाओ जितनी भी हैं, तो टोटल जितनी भी फॉलिसीज हैं वो कंप्लीट करवा दूंगा। जिस
फर्स्ट पार्ट में जितनी पॉलिसीज करवा दी है मैंने उनको देखो, सेकंड पार्ट जल्दी ही उसका अपलोड कर दूंगा, तो जिससे कि आपका इन्फ्रेंस का डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी बता दूंगा कि उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि इन्फ्रेंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।